So let us see, previous class we have already seen the fundamentals of spring and friction. इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इसमें से कुछ PYQs है प्रीवियस ईयर्स और कुछ क्वेश्चंस है जो नीट में आने के लायक है। नीट में आने के लायक क्वेश्चन कौन सा होता है? जो 1 मिनट में बन सके, बस ओनली कॉन्स्टेंट कि शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट। तो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चंस एंड सी। स्प्रिंग of constant k was cut into two parts whose lengths are in the ratio 1:2। मान लो कि कोई एक स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट k है, उसको दो टुकड़ा किया गया और एक टुकड़ा का लेंथ l है तो दूसरे टुकड़े का लेंथ 2l है, लेकिन पूरा स्प्रिंग का लेंथ 3l हो गया और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k। पूछा व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द स्मॉलर पार्ट, से इट इज k1। आप जानते हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ, सो k1 into l मस्ट बी इक्वल टू k into 3l। तो यहां से k1 का वैल्यू मिला 3k। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंप्रेस्ड बाय ए 20 न्यूटन फोर्स द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग इज 12 सेंटीमीटर। देखो ये लेंथ लिखा है, कोई स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए, उसका लेंथ नेचुरल लेंथ से कम है, कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर elongated by 20 न्यूटन फोर्स the length is 16 सेंटीमीटर। लंबा किए तो लेंथ इज मोर देन द नेचुरल लेंथ एंड इट इज 16 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, when you are compressing by 20 न्यूटन फोर्स और elongating by 20 न्यूटन फोर्स, the elongation or compression is given by F by K, so it is 20 by K। K कितना है मालूम नहीं, वही तो पूछा है। so when compressed, जब कंप्रेस किया गया तो चलो मानते हैं कि L इज नेचुरल लेंथ, L इज नेचुरल लेंथ। फिर कंप्रेस्ड उसका लेंथ क्या रहेगा, नेचुरल लेंथ माइनस 20 बाई के, क्योंकि कंप्रेस हो गया, दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज गिवन 12 सेंटीमीटर। व्हेन एलोंगेटेड, व्हेन elongated the length will be length plus the elongation and that is given 20 centimeter। यहां से आपको k का वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ दो तो 2l is equal to 32, l is equal to 16, l 16 मिल गया, k का वैल्यू निकल जाएगा, l हो गया 16, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था तो k का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, L plus 20 by K is 16 और 20 by K is equal to 4 और K is equal to 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। देख लो मेरा कैलकुलेशन अगर गलत नहीं, L अगर 16 हुआ 20 minus 16 हो गया 4 और 20 by K is equal to 4, so K is equal to 20 by 4, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। फाइन, आगे। Two ends of a spring of constant K are connected to rigid supports. If the midpoint of spring is pulled along the spring, what will be the equivalent spring constant? देखो ये हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग है, उसका दोनों एंड को हम रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अभी क्या हुआ कि मैंने इसका मिड पॉइंट को पकड़ के खींचूंगा, अगर मिड पॉइंट को पकड़ के खींचूंगा तो व्हाट इज द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट रियलाइज्ड, कितना लगेगा कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्लियर? क्लू में मैं बताऊं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हैं प्रीवियस क्लासेस में। अगर दो स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है और इसका मिड पॉइंट को पकड़ के खींचते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिलता था? क्या कुछ लोग पढ़ के आए हैं? क्या होगा आंसर? बच्चे बहुत बढ़िया है, K1 plus K2, K1 plus K2। सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं कभी कभार एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत होता होगा, आप अंदर से डर रहे हो, नहीं, वो सब क्वेश्चन सबके लिए नहीं है। तुम में से कुछ लोग हैं जिनको नीट मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, कुछ लोगों को टॉपर ही बनना है, सेकंड बोलने से सुसाइड कर देंगे। ऐसे हमारे बीच में कोई है कि जो मेरा गोल है सिर्फ टॉपर बनना और 10th रैंक में भी मुझे नहीं आना। अगर ऐसा नहीं है मैं तो सबके लिए पढ़ाऊंगा, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, जो टॉपर बनना चाहते हैं उसके लिए भी रहेगा। एंड यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, मेनी अदर्स आर आल्सो वाचिंग बिकॉज द वीडियोज आर रिकॉर्डेड।
तो सबको खुराक देते हुए मैं बना रहा हूँ। जिन लोगों को जस्ट मेडिकल मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, अच्छा डॉक्टर बन जाए, व्हाइट एप्रॉन मिल जाए, स्टेथो मिल जाए तो खुश है। उनके लिए तो जितनी सारी डिफिकल्ट चीज आ रहा है उनको छोड़ना है, सारा डिफिकल्ट चीज को छोड़ना है, इजी चीज को करो। और डिफिकल्ट चीज को डर में हम लोग इजी चीजें भूल जाते हैं, ध्यान रखना। अंडरस्टैंड दी साइंस ऑफ योर साइकोलॉजी। डिफिकल्ट चीज के डर में हम इजी चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, तो मिड पॉइंट को खींचेंगे। अब देखो तो अगर ये पूरा स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, आई वांट दैट यू पीपल शुड ऑटोमेटिकली आंसर, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो ऊपर वाला हिस्सा का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? 2k। नीचे वाले का भी तो 2k ही होगा। नाउ सी दिस इज द केस, 2k एंड 2k आर इन पोजीशन लाइक दिस, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 4k। इज दैट क्लियर? Yes. Two springs of constant k and 2k are in series upon stretching. The elongation in the first spring is x. Then what is the elongation in the? What is the total elongation? दो स्प्रिंग सीरीज में है, ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा, और आप जानते हो इसको स्ट्रेच कर रहे हो। मान लो कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका 2k है। पहला वाला कि इसमें एलोंगेशन हुआ x, अगर इसमें कितना एलोंगेशन हुआ पता चल जाएगा तो टोटल एलोंगेशन हो जाएगा x प्लस वाई। In series, what is same in each spring? The spring force is same. In series, spring force is same. अच्छा, सब में अगर स्प्रिंग फोर्स बराबर हुआ तो फिर k इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 2k इंटू वाई। इससे पता चला y इज इक्वल टू x बाई 2, मतलब ये x हुआ है, ये y, हम जानते हैं स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू x बाई 2 हो गया, तो ये खुल गया x, ये खुल गया y, तो टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा? 3x by 2. Yes, that's like good boys. Elongation is 3x by 2. Next question. Two blocks are hanging by a thread being connected by a string as shown. If the thread at A is cut, बोला कि दो ब्लॉक झूल रहे हैं, यहाँ का थ्रेड को कट कर देंगे। What will be initial acceleration of the block just after cutting? कट करने की तुरंत बाद इसका और इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तुरंत बाद, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये जो 2 kg है, ऊपर वाले 2 kg, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स है? एक है mg, उसका अपना वेट, और ये स्प्रिंग नीचे खींच रहा है। क्या बता सकते हो ये स्प्रिंग इसको कितने जोर से खींच रहा है? जितने जोर से इसको खींच रहा है। इसको कितने जोर से खींच रहा है? 2g, इसलिए तो रेस्ट में। इसको अगर 2g में खींच रहा है तो इसको भी 2g में खींच रहा है। तो there are two forces on the upper block, 2g and 2g, and the tension in the thread was equal to 4g, and the upper block was at rest. ये upper block है, ध्यान रखना, ये upper block है। upper block रेस्ट में, तीन फोर्स है। अगर हम थ्रेड को काट देंगे 4g गायब हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा? दिस एंड दिस, 2g प्लस 2g, 4g, है कि नहीं? हम पहले भी पॉलीगॉन लॉ में पढ़े हैं कि कोई बॉडी के ऊपर 25 तो फोर्स आ रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसमें से 10 न्यूटन वाला फोर्स को गायब कर देंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगा 4g। नेट फोर्स अगर 4g हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ द अपर ब्लॉक क्या हो जाएगा? इट विल बी 4g by 2, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले का बोलो, दिमाग तो वहां पे है। नीचे वाले का इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? यस, यहाँ पे लग गया दिमाग रोशन का। देखो बोलो जीरो कैसे होगा भाई एक्सीलरेशन? हाँ देखो, इसके ऊपर 2g फोर्स आ रहा है, ये भी खींच रहा है 2g में। अब जब ये स्प्रिंग जो एलोंगेटेड है थोड़ा घटेगा उसका लेंथ, उसके बाद इसकी फोर्स घटेगा तो फिर ये गिरने लगेगा। मतलब जैसे इसको काटोगे ये तो 2g में गिरेगा, लेकिन जब तक ये थोड़ा दूर नीचे नहीं आया तब तक ये फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक फोर्स में बदलाव नहीं आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो, सो नीचे वाले का एक्सीलरेशन जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड विल बी जीरो। क्या मैं समझा पाया? यस, बहुत बढ़िया सोच रहे हो रोशन, बढ़िया है, बढ़िया है। ए फॉर लोअर ब्लॉक
एक्सीलरेशन इज 0। फाइन, आगे सेट ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ प्रिपेयर्ड फॉर्मूले को मैं देने की कोशिश किया हूँ। इट इज इजी टू पुल ए गार्डन रोलर देन पुशिंग इट। हाँ, हम बताए थे गार्डन रोलर में होता क्या है कि आप उसको ऐसे पुल या पुश करते हो, तो ऐसे करने से पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज डिफिकल्ट। वी हैव ऑलरेडी सीन, सो दिस इज ट्रू। पुलिंग इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग ए ब्लॉक। ट्रू है कि फॉल्स है? False. ये डिपेंड कर रहा है कि हम कैसे पुल या पुश करें। व्हाई नो साउंड इज कमिंग फ्रॉम द गर्ल्स साइड? हाँ, नेक्स्ट, if angle of friction is phi, what is the minimum force required to pull a block of weight W on a rough floor? Is equal to W sin phi. Minimum force required. अगर यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है और यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन phi, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था? When you are trying to pull it, you will see there is some frictional force, there is some normal reaction, there is some net force. The angle between the net force and normal reaction is called angle of friction. ये हम लोग प्रीवियस क्लास पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये बात है। I would like to go to the next page. यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है और हम लोग प्रीवियस क्लास इसको देख चुके हैं कि इसको मिनिमम फोर्स में अगर खींचना है तो हमें क्या एंगल में खींचना चाहिए? एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ म्यू, है कि नहीं? एंड tan इनवर्स ऑफ म्यू इज सेम एज फाई, यू नो, tan इनवर्स ऑफ म्यू इज सेम एज फाई, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई जो है वो tan फाई होता है म्यू, तो tan इनवर्स ऑफ म्यू इज सेम एज फाई। अच्छा, व्हाट वाज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड? आई होप यू रिमेंबर, प्रीवियस क्लास दिए थे, इंपॉर्टेंट है। इट वाज इक्वल टू म्यू mg बाय 1 प्लस, हाँ बोलो, म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, ऐसे था कि नहीं? Yes sir. ये था। अच्छा, हमारा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, फाई है। tan फाई होता है म्यू, tan फाई होता है म्यू, मतलब p बाई b होता है म्यू, मतलब ये म्यू है, ये 1 है, तो tan फाई हुआ म्यू। तो फिर ये अगर फाई है, ये 1 है, ये म्यू है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। नाउ व्हाट डज म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर रिप्रेजेंट? sin फाई। दिस इज रिप्रेजेंटिंग sin फाई, है ना? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ये सोच के कि प्रीवियस क्लास की वीडियो को आप लोग पढ़ के आए हो। फाई है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan फाई होता है म्यू, तो इन दिस ट्रायंगल tan फाई म्यू करने के लिए इसको म्यू, इसको 1 कर दिया, तो ये बन गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर। अभी यहाँ पर एक टर्म आ रहा है म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया sin फाई। तो ऑब्वियसली द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट इज mg sin फाई। क्या बात समझ में आया? Yes sir. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इज ट्रू। On a metal surface mu is lesser than that on a wooden surface. कौन सा सरफेस पे म्यू ज्यादा कम होता है? मेटल सरफेस की वुडन सरफेस पे? मेटल सरफेस पे म्यू कम होता है, वुडन सरफेस में ज्यादा होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बोथ दी सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो चीज जो घिस रहे हैं उनके सरफेस की नेचर के ऊपर एक सरफेस म्यू डिसाइड नहीं करता। तो मेटल की सरफेस पे म्यू कम होना और वुडन सरफेस पे ज्यादा होना, कहना ये गलत है। हम पूछेंगे कंक्रीट सरफेस में, बताया था एग्जांपल में, अरे यार भूलोगे तो कैसे होगा? कंक्रीट सरफेस पे म्यू ज्यादा होता है कि ग्लास सरफेस पे म्यू ज्यादा होता है? अब बोला कंक्रीट में म्यू ज्यादा होता है, नहीं, ये डिपेंड करता है कि क्या स्लाइड कर रहा है। कोई ग्लास सरफेस के ऊपर रबर ब्लॉक को खींचो तो फंसेगा, मूव नहीं करेगा। कंक्रीट सरफेस के ऊपर आइस ब्लॉक को पुश करो तो आसानी से चले जाएगा। सो दो सरफेस मिलके डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू। सो ये मेटल सरफेस पे म्यू कम है बोलना फॉल्स है। ऑन ए सरफेस ऑफ लेसर म्यू वन शुड वॉक विथ बिगर स्टेप्स। अगर तेल डाल दिया गया है, बड़े बड़े स्टेप लेके चलोगे कि छोटे छोटे स्टेप लेके चलोगे? छोटे छोटे, तो बिगर स्टेप लेके चलना है, तो ये फॉल्स है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट जंप वर्टिकली। अगर फ्रिक्शन नहीं है हम जंप नहीं कर सकते। अरे जंप करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत है क्या? यू नीड ए नॉर्मल फोर्स। तो वी कैन नॉट जंप लिखा है, तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, इफ फ्रिक्शन इज वेरी हाई ऑन ए सरफेस वी कैन नॉट वॉक ऑन इट। अगर कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ हो गया तो हम चल नहीं पाएंगे।
ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अरे जितना ज्यादा रफ होगा उतना आसानी से हम भाग पाएंगे उसके ऊपर। देयर फ्रिक्शन इज हेल्पिंग अस टू मूव। बिना फ्रिक्शन का चल नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा रफ हो गया तो आसानी से चल पाएंगे। लिखा है वी कैन नॉट वॉक ऑन इट, तो स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। A mass m is on an inclined plane. If inclination of plane is gradually increased, the maximum frictional force on the block is mg sin theta, where theta is angle of repose. True or false? प्रीवियस क्लास हम लोग वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का विद इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन ड्रॉ किए थे, और ये डायग्राम कुछ ऐसे था, है ना। ये था साइन थीटा वाला, ये था कॉस थीटा वाला, और दिस पॉइंट वाज थीटा 0. So frictional force is maximum at angle of repose. What is the frictional force? You say अभी at angle of repose the body is about to slide. About to slide मतलब mg sin theta 0 must be equal to mu mg cos theta 0. तो हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? सेम एज mg sin theta 0. तो हम कहेंगे at angle of repose फ्रिक्शनल फोर्स इज मैक्सिमम, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। क्लास में अगर आप इन्वॉल्व रहोगे, साथ साथ बोलोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। नोट्स तो किसी दूसरे से उतार के बाद में भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे सोचते हैं नोट्स बना लेते हैं, क्योंकि उनको ये साल पे भरोसा नहीं है, नोट्स बन जाएगा कम से कम अगले साल तो तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है। दिस इज द राइट ईयर टू गेट थ्रू। काफ़ी समय में एग्जाम है, क्या करेंगे हम? हाँ, इतना दिन में तो क्या क्या हो जाता है। एनीवे, A block is at rest on a table when the table is pulled. थोड़ा यहाँ पे full stop का मिसिंग है। When the table is pulled to right with constant acceleration, frictional force on the block is towards. स्टेटमेंट थोड़ा गड़बड़ है, मैं ये when को मिटा देता हूँ। when को मिटा देता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। चलो ये when को मिटाया, मिट गया when। चलो, a block is at rest on a table. The table is pulled to right with constant acceleration. Frictional force on the block is towards left. हाँ बताइए, कोई टेबल पे कोई ब्लॉक रखा है और ये टेबल को आपने खींचा with some acceleration, तो ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है? सोचो कि अगर मैं टेबल को जोर से खींच लूंगा, ब्लॉक इधर फिसल जाएगा। मतलब ब्लॉक के ऊपर भी एक शैडो फोर्स आने लगा है जो कि इसको इधर फिसलाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसको रोक रखा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो राइट टुवर्ड्स राइट। तो ये गलत लिखा है। क्या बात पकड़ में आया? Yes, sir. While walking, the average frictional force on a man is in the direction of motion. ये हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं कि कोई आदमी जब चल रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। दिस इज ट्रू। फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट एक्सीलरेट ए बॉडी। अरे कैसे नहीं कर सकता? आप जब भागते हो, एक्सीलरेट करते हो, फ्रिक्शनल फोर्स इज ओनली हेल्पिंग यू। या फिर सोचो कि ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, मैं हाथ को मेरे तरफ लाया, मैं हाथ को लाया, पेन क्यों आया? क्योंकि जब मैं हाथ को इधर लाया, ड्यू टू शैडो फोर्स इधर से रखने की कोशिश कर रहा था, फ्रिक्शन इसको इधर को था, सो फ्रिक्शन वाज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो द पेन एक्सीलरेट्स विथ माय हैंड। फ्रिक्शनल फोर्स कैन एक्सीलरेट ए बॉडी, कैन रिटार्ड ए बॉडी, है ना। सो लिखा है कि फ्रिक्शनल फोर्स कैन नॉट एक्सीलरेट ए बॉडी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। टायर्स ऑफ रेसिंग कार्स शुड बी रफ। ट्रू है, जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ज्यादा एक्सीलरेशन करेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विथ व्हिच ए कार कैन मूव? इट इज म्यू इनटू जी। बताइए। When a man is climbing a vertical rope, the tension in rope is difference between weight and frictional force. कोई आदमी जब किसी एक रस्सी को पकड़ के चढ़ रहा है, तो ये है वो आदमी। अब क्या ये रस्सी को ऐसे पकड़ा था, पकड़ के चढ़ रहा था। चलिए देखते हैं आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है। लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। मैन का अपना वेट है, और क्योंकि यहाँ पर अगर रस्सी में तेल लगा होता तो फिसल जाता, उसके हाथ जो है नीचे फिसलने वाले हैं, तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है।
रस्सी के ऊपर देखें तो रस्सी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लाइक दिस और टेंशन कुछ ऐसा हो. So what is the tension? It is equal to the frictional force, not the difference between weight and frictional force. The tension in the thread is equal to the frictional force. तो ये स्टेटमेंट हो गया false. क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. बढ़िया. आगे. A block of mass 2 kg was kept on a rough horizontal floor of a lift having mu equal to 0.5. The lift is coming down with an acceleration of 3 meter per second square. What is the horizontal force required to just move the block? कोई ब्लॉक है, ये है, ठीक है, और ये किसी एक लिफ्ट में रखा है और वो लिफ्ट नीचे आ रहा है कुछ एक्सीलरेशन में. क्या एक्सीलरेशन में? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में नीचे आ रहा है. अच्छा, 3 में आ रहा है तो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस है वो क्या है? एक उसका ब्लॉक का मास क्या है? 2 kg. सो इट इज 2g. एक शूडो फोर्स तो आ रहा होगा 2a और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा. अब ये ब्लॉक को मूव करवाएंगे. व्हाट इज द होरिजेंटल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक? कितना फोर्स लगाएंगे कि मूव करेगा? कितना फोर्स टू जस्ट मूव द ब्लॉक? F must be equal to mu r, limiting frictional force. Mu into r कितना है? 2g minus 2a, because r plus 2a is equal to 2g. So r is 2g minus 2a. 20 minus 6 is 14. Mu is 0.5, so it is 7 Newton. 7 Newton force is required to just move the block. Understandable? Yes, sir. On a rough hemispherical ball of radius r, coefficient of friction is mu. इस बॉल पे coefficient of friction mu है. A small block is kept on it as shown in figure. अच्छा ठीक है. अब ब्लॉक को और थोड़ा नीचे रखेंगे, हो सकता है गिर जाएगा. पूछा है kept on. What is the maximum value of theta? कितना मैक्सिमम थीटा तक रख सकते हैं? थीटा का और ज्यादा करेंगे, यहां तक रखने की कोशिश करेंगे, फिसल के गिर जाएगा. देखने वाली चीज ये है कि कोई एक इंक्लाइन प्लेन पे जब हम किसी एक ब्लॉक को रखते हैं, कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा तक ये रेस्ट में रहता है? जब तक थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज. उससे ज्यादा करेंगे फिसल जाएगा. सो व्हाट इज द मैक्सिमम थीटा हियर? द मैक्सिमम थीटा हियर इज tan इनवर्स ऑफ म्यू. ठीक है ना? अब यहां पे होते हुए क्या ये ब्लॉक यहां पर होते हुए किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे नहीं है? इस इंक्लाइन प्लेन पे है. अच्छा, अगर इस इंक्लाइन प्लेन पे है तो आप कहोगे कि ये जो ब्लॉक है मैं इसका थोड़ा ये ड्रॉ कर देता. हाँ ठीक. अब देखो इसमें अगर ये एंगल थीटा हुआ और ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी तो थीटा हुआ. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा मैक्स इज tan इनवर्स ऑफ म्यू. इससे ज्यादा एंगल तक रख नहीं सकते. क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट. A block is kept on a horizontal surface where mu k is 0.4 and mu s is 0.5. A horizontal force F was applied on the block so that it is at the verge of moving. कोई ब्लॉक रखा है, मास क्या है? क्या मालूम कितना है? मास मालूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया ताकि ये जस्ट चलने वाला है. जस्ट चलने वाला है मतलब फॉर जस्ट मूविंग. आप जानते हो कि जो फोर्स है that must be able to overcome the frictional force, that is mu r. That mu is mu s into r and r is mu s into mg. r का वैल्यू क्या है? mg है. तो इतना फोर्स देके रखें, जस्ट चलने वाला है. Then the block was given an additional small impulse. कोई in the direction of motion, कोई आया पीछे से इस ब्लॉक को थोड़ा ऐसे मार दिया, है ना? थोड़ा ऐसे मार दिया तो मोशन आ गया. मोशन आ गया तो जो फोर्स में दे रखा वो फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर कर चुका है. अभी चलता रहेगा. जैसे चलेगा आगे, जब जैसे आगे चलेगा तो पूछा है कि बताओ व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक. जैसे ये चलता बना तो आप कहोगे व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, म्यू का वैल्यू हो गया म्यू के. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया? म्यू के इंटू एम जी. अब फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू के एम जी. आप दे रहे हो कितना? म्यू एस एम जी.
तो नेट फोर्स कितना हुआ? इट इज म्यू एस एम जी माइनस म्यू के एम जी। म्यू एस कितना है? म्यू एस इज 0.5, म्यू के 0.4, म्यू एस माइनस म्यू के इज 0.1 mg। तो एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स बाई मास 0.1 mg बाई m। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 0.1 g, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. कितना इजी तो है, लेकिन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो पता चला कि नेट फोर्स हो गया कुछ ऐसे। अरे जगह बनाना पड़ता है लिखने के लिए। और तो एक्सीलरेशन बन गया कितना? 0.1 g, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Two blocks of masses 2 kg and 3 kg are kept on a floor having mu equal to 0.5. A force of 20 Newton was applied on 2 kg. What will be the frictional force on 3 kg? और ये 20 न्यूटन फोर्स इसको ढकेल के लेने की कोशिश कर रहा है। पूछा है बताओ 3 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। पहले सोचते हैं कि जब भी हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे तो इसके नीचे भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा और इसके नीचे भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल कम बिलो ईच ऑफ दीज फोर्सेस, ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स। इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। इसके नीचे कितना आएगा? इसके नीचे आएगा म्यू 2g, इसके नीचे म्यू 3g। अगर मेरा फोर्स इन दोनों फोर्स से ज्यादा होगा तो ये चलेगा। तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? म्यू 2g प्लस म्यू 3g इज इक्वल टू म्यू 5g एंड म्यू इज 0.5, सो 25 न्यूटन। तो मेरा फोर्स अगर 25 न्यूटन होता या उससे ज्यादा होता तो ये चलने लगते, लेकिन मैं दे रखा हूं 20 न्यूटन। दिस ब्लॉक्स विल नॉट मूव, है ना? ये ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। अच्छा, ब्लॉक मूव नहीं करेंगे, समझ में आ गया। पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 3 kg। इसका मतलब ब्लॉक जब मूव नहीं करते हैं, यू नो द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नॉट स्लाइडिंग, एट रेस्ट, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब दो ब्लॉक है, कितना होगा, कैसे होगा, थोड़ा सोचते हैं। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या करता हूं कि जो पहला ब्लॉक है 2 kg और जो दूसरा ब्लॉक है 3 kg, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप बना देता हूं। ये स्मॉल गैप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा गैप कर दिया। अब सोचो तो, अब मैं इसको अगर 20 न्यूटन फोर्स दूंगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? इसके नीचे फोर्स है म्यू 2g म्यू हो गया 10 न्यूटन, मैं दे रहा हूं 20 न्यूटन, तो ये तो चलेगा। तो क्या होगा? इसके नीचे फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन होगा, जो इसको रोक नहीं पाएगा, ये जाएगा इसको पुश करेगा, पुश करने के बाद रुक जाएगा। अब देखो जो छोटा वाला ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन का है और ये दूसरे ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में आने से ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स दे रहा है, दूसरा ब्लॉक इसके ऊपर भी दे रहा है। कितना फोर्स दे रहा होगा? दैट मस्ट बी इक्वल टू 10, क्योंकि दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। इसे पता चला R इज इक्वल टू 10 न्यूटन। R का वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। ये R इसके ऊपर ये दिया है तो ये भी तो उसके ऊपर R ही देगा, इसका मतलब इसके ऊपर है 10 न्यूटन। अब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है 3 kg ब्लॉक, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है। तो ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है तो आप जानते हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स की बराबर होगा। तो आपको हो गए फोर्स ऑन 3 kg विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 3 kg विल बी 10 न्यूटन। इसके ऊपर 10 न्यूटन, उसके ऊपर 10 न्यूटन। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. ये फ्रिक्शन ऑन 3 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। अच्छा, अगर समझ में आया तो बताओ। सपोज आई मेक दिस फोर्स 20 न्यूटन के जगह 8 न्यूटन, ओनली 8 न्यूटन। अब बताओ पहला ब्लॉक के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? ये 8 न्यूटन दिए हैं 20 की जगह, तो क्या ये इसको ओवरकम करके पुश कर पाएगा?
क्या ये ब्लॉक इसको पुश करेगा? नहीं करेगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 8 न्यूटन। 2 kg पे होगा 8 न्यूटन। और 3 kg पे ये इसको पुश ही नहीं कर रहा है तो क्यों फ्रिक्शनल फोर्स होगा? 3 kg पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा 0। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये 8 न्यूटन होता तो 2 kg के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन होता और 3 kg के ऊपर 0 होता। क्यों? क्योंकि 2 kg तो 10 न्यूटन तक रोक सकता है। अच्छा, अगर ये 22 न्यूटन होता तो 22 न्यूटन होता तो इस पे होता वही 10 न्यूटन, लेकिन इसमें कितना हो जाता? अब यहाँ पर और 12 न्यूटन की सहारा की जरूरत पड़ता है। ये होता 12 न्यूटन, ये होता 12 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर ये 40 न्यूटन होता तो 40 न्यूटन होता तो फिर सिस्टम तो चलते। इसके नीचे 10 न्यूटन, इसके नीचे 15 न्यूटन। ठीक है? हाँ, चीजों को समझो। नेक्स्ट, a block is at rest on an inclined plane of inclination tan inverse of mu. The block is given an upward velocity. What will be retardation? आओ देखो, कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है। ये किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। जिस इंक्लाइन प्लेन में एंगल क्या है? tan इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब एंगल ऑफ रिपोज पे है। बोल रहा है कि ब्लॉक को थोड़ा ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो चढ़ते तो नहीं जाएगा, धीरे 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 स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे इट विल स्लो डाउन। तो कुछ रिटार्डेशन हो रहा है। पूछा है व्हाट विल बी द रिटार्डेशन? यू नो, एट दिस पोजीशन ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन mg sin थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा 0। एंगल ऑफ रिपोज पे हम जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और ये बराबर होते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ ढकेल दिए तो फ्रिक्शनल फोर्स भी नीचे की तरफ हो जाएगा और mg sin थीटा भी नीचे की तरफ हो जाएगा। सो when thrown upward, when pushed or thrown लिखेंगे, thrown upward, downward force is equal to क्या है? mg sin थीटा भी है, साथ साथ म्यू mg cos थीटा भी है। डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा एंड म्यू mg cos थीटा। लेकिन ये दोनों तो बराबर है। क्यों? क्योंकि थीटा इज एंगल ऑफ रिपोज। सो इट इज इक्वल टू 2mg sin थीटा 0। तो फिर रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन हो जाएगा नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय मास। इट इज 2g sin थीटा 0। थीटा 0 क्या है? tan इनवर्स ऑफ म्यू। थीटा 0 इज tan इनवर्स ऑफ म्यू। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. बढ़िया। आगे, a block is at rest on an inclined plane of inclination tan inverse of mu, मतलब एंगल ऑफ रिपोज। if the block is given a upward velocity then the block will क्या होगा? ऐसा कोई इंक्लाइंड प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर दिया है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? tan इनवर्स ऑफ म्यू, मतलब एंगल ऑफ रिपोज। तो ब्लॉक at the angle of repose the block will be either at rest or come down with constant velocity। दिया कि the block is at rest, already rest में। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूं, धक्का दे देता हूं, तो क्या होगा? इसका मोशन ऊपर की तरफ चलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा, कि जहां था वहीं जाके थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, the block will come to rest after some time, finally come down with constant velocity, keep on moving up with constant velocity। क्या लग रहा है आपको? जैसे हम इसको ऊपर की तरफ फेंके, उसका mg sin थीटा 0 और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों पीछे की तरफ आए, तो ये धीरे 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 स्लो होते हुए यहाँ पे कहीं आके रुकेगा। और क्योंकि यहाँ पे रेस्ट में रहता था, जब वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर भी रुकेगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा। सो इट विल गो अप एंड स्टॉप। आंसर क्या होगा? इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ये हो गया सही आंसर। इट विल नॉट कम बैक। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहता हूं कि सपोज ये तो हो गया हमारा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे मान लो कि एक ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में रखा है, ठीक है,
ये ब्लॉक यहाँ पर ऐसे रेस्ट में है, मतलब इट इज एट द एंगल ऑफ रिपोज सपोज दिया है, द ब्लॉक इज जस्ट एट रेस्ट, थोड़ा सा धक्का मुक्का दो कि फिसल जाएगा नीचे, ब्लॉक रेस्ट में। अभी अगर इस ब्लॉक के ऊपर मैं लेके और एक ठो मैसिव आयरन स्फीयर को रख देता हूं, अगर कोई एक मैसिव आयरन स्फीयर को मैं इसके ऊपर रख देता हूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक रहेगा कि फिसल जाएगा कि क्या होगा, व्हाट डू थिंक? ये ब्लॉक रेस्ट में था, इसके ऊपर और दूसरा मास रख दी, वो रहेगा कि फिसल जाएगा? बोलो। फिसल जाएगा। फिसल जाएगा। सोचो और बोलो। कोई ब्लॉक किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट में रहने के लिए कंडीशन क्या है? थीटा जीरो मस्ट बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। क्या ये उसकी मास के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। तो ये मास कम था, कुछ जोड़ दिए, ज्यादा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? अब भी वो रेस्ट में ही रहेगा, कितने भी इसका मास बढ़ा दो इट विल बी रिमेनिंग एट रेस्ट। समझ में आया? So by increasing mass, the angular repose is not going to change. It does not depend upon the mass. It depends upon the value of mu. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मास रख देने से भी ये रेस्ट में ही रहेगा। समझ में आया? Yes. Yes. Next. In the figure shown, the floor is smooth and mu between the blocks is 0.5. ये दोनों ब्लॉक के बीच में mu का वैल्यू दिया हुआ 0.5 है। ठीक है, ये म्यू का वैल्यू है 0.5। When the system moves under 20 न्यूटन फोर्स, यहाँ पर 20 न्यूटन फोर्स दिए, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 2 kg। 2 kg के ऊपर क्या फ्रिक्शन होगा? नीचे तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब सोचो कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी देखना है कि ये 2 kg के ऊपर क्या आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये सिस्टम क्या हुआ है? चलने लगा है, क्या एक्सीलरेशन में? अभी हम देखें कि ये चलने लगा विद एन एक्सीलरेशन 4, तो इसके ऊपर एक शूडो फोर्स आएगा। कितना फोर्स आएगा? ma 2 into 4, 2 into 4 इज द फोर्स। ये शूडो फोर्स, इसके चलते ये इसके ऊपर फिसलने की कोशिश करेगा। अगर ये 2 kg और 3 kg के बीच में जो सरफेस है वो स्मूथ होता तो जैसे आप इसको पुश करोगे ये फिसल के गिर जाता, लेकिन अभी नहीं गिरेगा क्योंकि दो सरफेस, दोनों के बीच में जो सरफेस है वो रफ है। म्यू भी दिया हुआ है 0.5। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो 2 kg को रोक सकता है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 2 म्यू जी, 2g हो गया 20, म्यू हो गया 0.5। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स कैन बी 2 म्यू जी और 10 न्यूटन। मतलब ये 10 न्यूटन तक अपनी रिलेटिव स्लाइडिंग को रोक सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन और बाय फ्रिक्शन। हम दे रहे हैं 8 न्यूटन का फोर्स। क्या ये 8 न्यूटन का फोर्स 2 kg के इसके ऊपर स्लाइड करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। अगर ये स्लाइड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका 8 न्यूटन फोर्स को फ्रिक्शन काउंटर कर लेगा। तो फ्रिक्शन कितना है? अरे काउंटर कर रहा है 8 न्यूटन को, 8 न्यूटन को काउंटर करने के लिए 8 न्यूटन चाहिए, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? पूरी कहानी सुनोगे तभी समझ में आएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस इज गोइंग टू बी 8 न्यूटन। क्यों? क्योंकि शूडो फोर्स है 8 न्यूटन का, और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 10 न्यूटन। तो ये शूडो फोर्स इसको फिसला नहीं सकता, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 8 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? Yes sir. अच्छा, मैं थोड़ा भी केस बदलता हूँ। सपोज ऐसे ये 20 न्यूटन नहीं 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन। अब तो ये और रफ्तार से जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 40/5, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है? बताओ 2 kg के नीचे फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अब क्या हो गया ये? हाँ 40 मतलब हो गया 8 इंटू 2 16 न्यूटन हो गया। सॉरी ये हो गया, हाँ 8 इंटू 2 16 न्यूटन हो गया शूडो फोर्स। और रोकने वाली फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी मैक्सिमम 10। तो रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। दिस ब्लॉक विल स्लाइड एंड फॉल ऑन टू द फ्लोर। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है ऊपर वाले ब्लॉक पे? फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 8, दैट इज 10 न्यूटन ओनली द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है? ये 20 न्यूटन है तो फ्रिक्शनल फोर्स था 8 न्यूटन। ये 40 न्यूटन हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि वो स्लाइड करने लगेगा। क्यों आद्याशा को समझ में आया? Yes, sir.
थोड़ा जोर से बोलो यार। हाँ, से अगेन। यस सर। तुम यस सर बोलते हो, मुझे लग रहा है कि तुम बोलो गेस सर, मतलब आप गेस करके बताइए मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, तो बताओ अगर समझ में आया तो इफ आई मेक दिस फोर्स 40 न्यूटन की जगह 60 न्यूटन, तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा। इफ आई मेक इट 60 न्यूटन तो इसके नीचे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 10 न्यूटन। चलो ठीक है, लड़की को बोलने के लिए, कुछ लोग अपना जेंडर नहीं जानते, लड़की को पूछा लड़का बताता है, ठीक है। तो कितना होगा? 10 न्यूटन। बिफोर कमिंग टू द क्लास मेक ए कंप्लीट चेकअप एंड कम, बी श्योर व्हाट यू आर। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 30 न्यूटन पुल से ब्लॉक ऑफ 4 kg ऑन ए रफ फ्लोर विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द नेट रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। दिया है कि एक 30 न्यूटन का फोर्स है, किसी 4 kg का ब्लॉक को रफ फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहा है, कैसे खींच रहा है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे हो जाए? हाँ होगा, अगर उसका फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन माई अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और ये ब्लॉक क्या था? ये 4 kg का है। पता चल गया कि फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन है, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा होगा। कितना है वो नॉर्मल रिएक्शन? दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 4g। पूछा है व्हाट इज द नेट रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। नेट रिएक्शन फ्लोर ने 2 रिएक्शन फोर्स दिया है, एक फ्रिक्शन और एक आर, इन दोनों का रिजल्टेंट net force of the floor is this is 30, this is 40, so this is 50 Newton. So the net reaction of the floor is 50 Newton. Clear? आगे। Yes. मुझे लग रहा है काफी लोग कर लिए इसलिए आराम से बैठे। अच्छा, a block is at rest on an inclined plane of 30 degree to horizontal. What is the angle made by the net reaction of plane with the horizontal? हाँ, ये थोड़ा लगेगा दिमाग किसी का। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, और बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पर रखा है, ये ब्लॉक रेस्ट में है। और क्यों रेस्ट में है? क्योंकि फ्लोर इसके ऊपर कुछ कुछ फोर्स दे रहा होगा, कुछ मतलब एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स दे रहा होगा, तो एक नेट रिएक्शन दे रहा होगा। पूछा है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द नेट रिएक्शन ऑफ द फ्लोर विद द हॉरिजॉन्टल। सोचिए। अब देखो ये ब्लॉक के ऊपर कितने दो फोर्स है? एक हो गया नेट रिएक्शन, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन गायब हो गया। दूसरा क्या है? वेट। तो वेट इज लाइक दिस, दैट मींस द नेट रिएक्शन हैज टू बी लाइक दिस। दो ही तो फोर्स है, देयर इज नो थर्ड फोर्स। अब बोलो फ्रिक्शन, अरे नेट रिएक्शन फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन इन नॉर्मल रिएक्शन। दो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और वो बॉडी रेस्ट में है, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। दैट मींस द नेट रिएक्शन इज vertically upward. Net reaction is vertically upward. पूछा है what is the angle made by the net reaction of the plane with the horizontal? Net reaction horizontal के साथ क्या एंगल करेगा? 90 डिग्री। So आंसर हुआ 90 डिग्री। क्या बात समझ में आया? सर एक और बार। एक और बार मतलब मेरा वॉइस ज्यादा अच्छा लगा कि समझ में नहीं आया? समझ में नहीं। ओह अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। पूछा है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द नेट रिएक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। नेट रिएक्शन फोर्स क्या है? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? एक वेट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट को अगर नेट फोर्स बोल देंगे तो फिर दो ही फोर्स रहा, एक रहा वेट, दूसरा रहा नेट फोर्स। अगर वो ब्लॉक रेस्ट में है तो दो फोर्स बॉडी पे आ रहे हैं, दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट, है कि नहीं? वेट नीचे की तरफ है तो कोई दो राय नहीं है इसमें, इसका मतलब नेट रिएक्शन मस्ट बी अपवर्ड। अगर नेट रिएक्शन अपवर्ड हुआ तो नेट रिएक्शन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल करेगा? 90 डिग्री। क्लियर? आगे। A block was thrown with a velocity 4 meter per second on a rough floor having mu equal to 0.1. After what time it will come to rest? It's easy question, but आया है तो करवा दिए इसको। आप कहोगे ब्लॉक को जैसे आप फेंके किसी एक रफ फ्लोर पे, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हो जाएगा म्यू mg।
तो फिर उसका रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन नहीं रिटार्डेशन होगा, कितना, माइनस म्यू एम जी बाई एम, दैट इज माइनस म्यू जी, ये हो गया एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कितना समय के बाद रुकेगा, रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करो, टी निकालो, ये सब काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट, two blocks of masses 2 kg and 3 kg are joined by a light spring of constant 90 Newton per meter on a rough floor. The value of mu at the two blocks are 0.5 and 0.3. When the blocks are at rest, what is the maximum elongation in the spring? दो ब्लॉक रखे हुए हैं और इन दोनों को किसी एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है, किसी एक रफ फ्लोर के ऊपर, किसी एक रफ फ्लोर के ऊपर ये दोनों ब्लॉक को जोड़ दिया गया है और दिया है कि ये मास है 2 kg का, ये है 3 kg का और इसके नीचे म्यू दिया है 0.5 और इसके नीचे दिया है म्यू 0.3। पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम, और दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। पूछा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एलोंगेशन द स्प्रिंग। अगर मैं दोनों ब्लॉक को दूर खींचूंगा तो एलोंगेशन टेंशन होगा स्प्रिंग में, छोड़ देंगे, अगर स्प्रिंग का फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा आया तो वापस आ जाएगा, है कि नहीं? तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, थोड़ा सा सरका के रखेंगे तो स्प्रिंग खींचेगा लेकिन फ्रिक्शन उनको रोक देंगे। मैक्सिमम कितना एलोंगेट करके रख सकते हैं। आपको मालूम है जब स्प्रिंग इसको वापस खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या बन जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स will be equal to, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा वो कितना होगा, म्यू 2g मतलब 10 न्यूटन, और यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, म्यू 3g मतलब 9 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग का फोर्स 9 न्यूटन से ज्यादा होगा ये सरकने लगेगा, 10 न्यूटन से ज्यादा होगा ये सरकने लगेगा। क्या करेंगे कि इनमें से कोई ना सरके तो हम कहेंगे स्प्रिंग का फोर्स मैक्सिमम 9 न्यूटन रखते हैं, ये भी नहीं सरकेगा, ये भी नहीं सरकेगा। सो मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 9 न्यूटन। तो मैक्सिमम एलोंगेशन ए बाई के, मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, इट इज 9 बाई 90 न्यूटन पर मीटर इज 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। Maximum elongation in the string permissible is 10 centimeter only. क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक। A block of mass 2 kg is pressed against a rough wall by a force of 40 Newton. If mu on the wall is 0.6, then what is the friction on the wall? ये क्वेश्चन तो आपने शायद किया होगा। ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर एक ब्लॉक को हमें इसे प्रेस करके रखे हैं और ये जो ब्लॉक यहाँ पर प्रेस होके है इसके ऊपर फोर्स आ रहा है 40 न्यूटन का। अब 40 न्यूटन का फोर्स देके इसको प्रेस करके रखे हो, मास है इसका 2 kg मतलब उसका वेट होगा 2g। देयर मस्ट बी ए नॉर्मल रिएक्शन, देयर मस्ट बी ए फ्रिक्शनल फोर्स। पूछा है व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। पहले देखो कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, क्लियरली दिख रहा है 40 न्यूटन है क्योंकि द ब्लॉक कैन नॉट मूव एंड दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम नहीं है, दिस इज प्रेस्ड, तो ये ब्लॉक ऐसे मूव नहीं कर सकता। तो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू आर, म्यू कितना है 0.6, सो 24 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है 24 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट दैट इज 2g और 20 न्यूटन। तो हाउ टू नो द फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों में से जो छोटा है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ आउट ऑफ एफ एंड एफएल दैट इज 20 न्यूटन। सो द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? Yes sir. नेक्स्ट, on an inclined plane of inclination 30 degree to horizontal, a block of mass 2 kg and mu equal 0.8 was kept. Find the frictional force on the block. है कितना सिंपल है। हाँ, ये हमें मालूम नहीं है कि वो ब्लॉक रेस्ट में रहा कि फिसल गया। कोई ब्लॉक को लाके केप्ट एट रेस्ट नहीं बोला है, बोला है कि 2 kg का ब्लॉक था और इसको लाके आपने रख दिया किसी एक सरफेस पे
जहां पे म्यू का वैल्यू 0.8 है और एंगल है 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, तो आपको बताना ये है कि ये ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। ब्लॉक अगर रेस्ट में है फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स होता है, ब्लॉक अगर स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और अगर मालूम नहीं है दोनों निकालो जो छोटा होगा। पहले आप सोचो और बताओ tan 30 का वैल्यू कितना है। tan 30 इज 1/√3, 1/√3 का वैल्यू है 0.57। अगर 0.57 tan 30 होता है 0.57 1/√3 और 0.6, चलो ये सोच के चलते हैं। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 0.8, थोड़ा सोचे, इज ऑब्वियसली मोर देन 30 डिग्री, है कि नहीं। 0 पॉइंट होने के लिए क्या है, 0.8 होने के लिए एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 30 डिग्री। मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन पे एंगल ऑफ रिपोज कितना है, 0 tan इनवर्स ऑफ 0.8, जो कि 30 डिग्री से ज्यादा है। तो ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है कि स्लाइड कर रहा है। मान लो कि 30 डिग्री से ज्यादा है तो 40 डिग्री है मानते हैं। 40 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिपोज होगा, एंगल ऑफ रिपोज होगा तो फिसलने वाला होगा। लेकिन अभी तो रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, दी अप्लाइड फोर्स। क्या है अप्लाइड फोर्स, द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, क्या है mg sin 30। तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज इज tan इनवर्स ऑफ म्यू 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 म्यू, कितना, म्यू 0.8 and that is roughly equal to 40 डिग्री। tan 45 1 होता है, 40 ले लो, 35 ले लो, 37 ले लो, and that is more than 30 जो भी, तो say it is something like, I don't know, it is more than 30 degree, it is more appropriate to say, apolitical है ना, किसी के मन में दुख नहीं होगा कि 30 डिग्री से ज्यादा है। तो आप कहोगे ब्लॉक अगर इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, इंक्लिनेशन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, तो आप कहोगे ब्लॉक एट रेस्ट। ब्लॉक एट रेस्ट में तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स, मतलब mg sin 30 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री दिया। तो m दिया है 2 kg sin 31/2, इट इज 10 न्यूटन। सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन। एक चीज नोटिस करना, थोड़ा समझदारी के साथ करने से हर क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है। अभी टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन दूंगा तो ऐसे ही दूंगा, तो वरीड मत हो जाना। Number 20. For a block of mass 2 kg kept on a rough floor, mu is equal to 0.4. What horizontal force is required to be applied on it so that it can move with an acceleration 1 meter per second square? ये तो बड़ा सिंपल है, लेकिन आता है तो कर दिए। म्यू का वैल्यू है 0.4, पूछा है क्या फोर्स लगाएंगे कि एक्सीलरेशन में चलेगा 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स पूछा। तो ब्लॉक का मास है 2 kg, ऑब्वियसली उसके ऊपर सीडो फोर्स आएगा 2a, और क्योंकि स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा म्यू 2g। तो क्या फोर्स की जरूरत है, 2a प्लस 2 म्यू g। ए दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो बन गया 2, म्यू दिया है 0.4 into 2, it is 8, so it is coming out to be 10 Newton. So the force required to move it with constant acceleration of 1 meter per second square is 10 Newton. A uniform chain of mass m, length L was kept on a rough horizontal table with the length x hanging beyond edge. Coefficient of friction on table is mu. If the chain is in equilibrium, then find the value of x by L. Find maximum value of x by L. बहुत पुराना क्वेश्चन है, चालू क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर को तो याद ही रखना पड़ेगा। कोई एक चेन है, उसका लेंथ L है, मास दिया नहीं है, दिया कि इस चेन का कुछ हिस्सा झूल रहा है, कितना हिस्सा झूल रहा है, सपोज x लेंथ झूल रहा है, मतलब ऊपर क्या है लेंथ L माइनस एक्स। चलो मानते हैं मास m है। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। 8 maximum x, 8 maximum x, the chain is
फिर बहुत जब स्लाइडिंग फिसल नहीं रहा है लेकिन फिसलने वाला है, थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे फिसल जाएगा। मतलब मैक्सिमम एक्स आप कहोगे जो अप्लाइड फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर हो चुका है। अप्लाइड फोर्स क्या है? वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। अगर पूरा चेन का मास m है, यूनिट लेंथ का m/l, x लेंथ का इनटू दिस इनटू g इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। बहुत ज्यादा स्लो में करेंगे तो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं कर पाएंगे, तो एलिजिबल स्टूडेंट शुड फोकस। तो FL क्या है? द म्यू इनटू r। R क्या है? वेट ऑफ दिस पार्ट। वेट ऑफ दिस पार्ट क्या है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू l माइनस x इनटू g इज वेट ऑफ दिस पार्ट, दैट इज सेम एज r, दैट इनटू म्यू। m/l g को आप दोनों तरफ से खा लो, मिलेगा x इज इक्वल टू l माइनस x इनटू म्यू। और यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ रहा है देखो तो, इट इज x इज इक्वल टू l म्यू प्लस x म्यू, 1 प्लस म्यू, तो इट इज म्यू बाय 1 प्लस म्यू। x by l is mu by 1 plus mu। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये आंसर को याद रखो, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। A man starts running on a rough road. If mu on the road is 0.5, in what minimum time he can acquire a speed of 5 मीटर पर सेकेंड? दिया है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट यू कैन हैव इज म्यू जी, एंड म्यू इज गिवन 0.5, सो इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला कितनी कम समय में उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? टाइम बताओ। अरे v इक्वल यू प्लस टी कोई भी कर सकता है। मिनिमम टाइम में उसको ये स्पीड देना है तो बहुत जोर से एक्सीलरेट करेगा। व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन यू कैन हैव? म्यू जी। हम लोग जानते हैं ए कार और ए मैन कैन हैव मैक्सिमम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन बोथ इक्वल टू म्यू जी ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। A block of mass 2 kg is kept over a slab. Kept, ये over कुछ हजम नहीं हुआ, over कुछ हजम नहीं हुआ। Kept on a slab. A block of mass 2 kg is kept on a slab. बढ़िया है। Kept on a slab of mass 3 kg on a smooth floor. The mu between block and slab is 0.5. With what maximum force the slab can be pulled so that both move together? यहाँ पे दिया है कि कोई एक ब्लॉक है, किसी एक स्लैब के ऊपर इसको रखा है, चलो मानते हैं कि ये स्लैब है। पूछा है कि और ये जो फ्लोर है दिया है कि फ्लोर जो है वो स्मूथ है, फ्लोर ही स्मूथ, फ्लोर पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, और ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, it is kept on a slab 3 kg, इन दोनों के बीच में म्यू 0.5। पूछा है इसको कितना मैक्सिमम फोर्स में पुश करेंगे? विथ व्हाट मैक्सिमम फोर्स द स्लैब कैन बी पुल्ड किया। अच्छा पुल करेंगे, ठीक है, हमको क्या इधर से लेके इधर फिट कर दो, पुल करने लगा। विथ व्हाट मैक्सिमम फोर्स द स्लैब कैन बी पुल्ड so that both of the blocks will move together। दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। क्यों? पुल करने से दोनों एक साथ नहीं चलेंगे क्या? इसके ऊपर बैठा है तो चलना चाहिए नहीं, अगर हम जोर से इसको खींच लेंगे इसके ऊपर बहुत तगड़ा शूडो फोर्स आएगा और ये फिसल जाएगा। मतलब the pseudo force on this must not be able to slide it on the slab, so for no relative sliding। अगर ये एक्सीलरेशन a में गया 2a must be equal to mu 2g। म्यू कितना है? म्यू इज 0.5, g हो गया 5 to 10, a हो गया पता चल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखो थोड़ा ऐसे में a क्या हो गया? म्यू g। तो ऐसा कोई भी दो ब्लॉक है ऊपर 2 kg 3 kg 5 kg 7 kg 10 kg 25 kg कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में मूव करवा सकते हैं कि ये स्लाइड नहीं करेगा, दैट एक्सीलरेशन इज म्यू जी। ठीक है, इसको याद रखना। तो अगर ये एक्सीलरेशन में लेना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? किसको लेना है? दोनों को लेना है। अच्छा तो फिर 2 + 3 मास इनटू एक्सीलरेशन।
म्यू जी का वैल्यू आ गया 5 और मास हो गया 5, सो इट इज 25 न्यूटन। तो हम मैक्सिमम 25 न्यूटन तक फोर्स लगाएंगे तो दोनों मिलके चलेंगे। ज्यादा लगाएंगे ये फिसल जाएगा, कम लगाएंगे तब भी दोनों मिलके चलेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब इसमें दिया है कि इन फिगर शोन ईच ब्लॉक इज ऑफ सेम मास, दोनों ब्लॉक का मास बराबर है। ये ब्लॉक का मास और ये ब्लॉक का मास, दोनों का मास बराबर है। ये m है, ये m है, ठीक। म्यू ऑन द टेबल इज 0.5 दिया है कि यहाँ पर म्यू जो है वो 0.5 है। फाइंड एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन जानना तो आसान है। आप देखो ड्राइविंग फोर्स क्या है, mg, और इसको रोकने वाली फोर्स, जब ये चलेगा रोकने वाली फोर्स होगा म्यू mg। तो नेट ड्राइविंग फोर्स इज mg माइनस म्यू mg, और इसके चलते नेट ड्रिवन मास इज 2m, सो द एक्सीलरेशन विल बी mg into 1 minus mu by 2m, mm को खा गया, म्यू का वैल्यू दिया है कुछ 0.5 into g is 5/2 is 2.5 meter per second square। क्या रोशन हुआ था ये वाला? हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, तुम थोड़ा वो माइक्रोफोन के बगल में बैठ जाओ, बार बार झुकने से कमर में लचक आ जाएगा। नाजुक बच्चे हो तुम लोग। हाँ, नंबर 25, ये तो खत्म हो गया। ओ, सब कुछ खत्म हो गया। देखो कितना समय में हो गया, 1 घंटे में हो गया। चलिए आपके लिए ये क्वेश्चन है करने के लिए। यहां पर एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है। इसके अंदर एक कीड़ा बैठा है, और उसका कीड़ी इधर बैठा है। अब कीड़ा को कीड़ी के पास जाना है। सोचो, कीड़ा कीड़ी मेट टुगेदर, ये जब जाए इधर, पूछा है कि अगर कीड़े और फ्लोर के बीच में, कीड़े और ये जो ब्लॉक है इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये कितना ऊपर तक चढ़ पाएगा? क्योंकि पूरा तो इसे नहीं चढ़ पाएगा, फिसल जाएगा। कितने ऊपर तक चढ़ पाएगा? टू व्हाट मैक्सिमम हाइट? टू व्हाट मैक्सिमम हाइट the insect can climb? ये कितना ऊपर तक चढ़ सकता है? मान लो कि यहां तक आएगा, ठीक है, यहां तक आएगा तो ये हाइट बताना है आपको। ये टू व्हाट मैक्सिमम हाइट इंसेक्ट कैन क्लाइम गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ये कीड़ा कितने ऊपर तक चढ़ पाएगा? क्या ये अपनी कीड़ी के पास पहुंच पाएगा? देखते हैं। तो होमवर्क के लिए मैं आपको और भी कुछ सेटअप क्वेश्चन दे दूंगा। सोचता हूँ फ्रिक्शन में बहुत सारे वेराइटी है। अब जो अगला सेटअप दूंगा उसमें थोड़ा सा लेवल 2 के क्वेश्चन रहेंगे, नीट में आने के लायक ही रहेंगे। हाँ बोलो बेटा। म्यू लेंथ ऊपर चढ़ पाएगा। म्यू लेंथ चढ़ पाएगा मतलब ये हाइट होगा म्यू। यस सर। हाइट पूछा है, हाइट होगा म्यू। कैसे लोग रहते हैं। देखो ये जो कीड़ा है मान लो यहां तक चढ़ेगा, क्यों यहां तक चढ़ेगा? इससे ऊपर क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि यहां पर होते हुए वो किसी एक इंक्लाइन प्लेन पे है, जिस इंक्लाइन प्लेन ने इसके साथ एंगल ऑफ रिपोज कर रहा होगा। दिस एंगल इज θ0, क्योंकि उससे ज्यादा एंगल होगा तो फिसल जाएगा, है ना। और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये जो एंगल इंक्लाइन प्लेन में आपको दिख रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करता हूं, सोचो
ये अगर थीटा 0 है तो ये भी थीटा 0 है, तो ये 90 माइनस थीटा 0 है, और ये थीटा 0 है। दिस एंगल इज थीटा 0, तो ये कितना ऊपर तक चढ़ेगा, यहां तक। अच्छा, ये पूरा लेंथ क्या है, यहां से यहां तक r है, तो यहां से यहां तक r cos थीटा है, तो कितना ऊपर चढ़ा, r माइनस r cos थीटा 0। दिस इज द मैक्सिमम हाइट। Where what is theta 0? Theta 0 is tan inverse of mu. अब r goes common, 1 minus cos theta 0। अगर tan theta 0 mu है तो cos theta 0 बनता है 1 by 1 plus mu square का रूट ओवर। फिर सिंप्लीफाई करो, डाल दो, you will get the value of h। क्या बात समझ में आया? Yes sir। हाँ, कितने ऊपर तक चढ़ पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन करो। मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक का मास है m, नाम है a, इसको खींच रहे हो तो ये मूव किया फोर्स में 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे हो, तो ये ब्लॉक मूव कर रहा है। यहाँ पर एक सिमिलर अरेंजमेंट है दूसरी ब्लॉक का, लेकिन इसको जब हम 16 न्यूटन में खींच रहे हैं, ये कोई दूसरा ब्लॉक है, हो सकता है कि पहला वाला वुडन था, दूसरा वाला मेटल है, तो म्यू भी तो अलग अलग होगा। 16 न्यूटन में खींचे। नाउ तीसरी केस में मैं क्या करता हूं, आई टेक द टू ब्लॉक्स, ये हो गया ब्लॉक ए और ये हो गया ब्लॉक बी। अब मैं इसको खींच रहा हूं क्विक फोर्स F। If all three arrangements are moving with constant velocity, find F। F क्या है, तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हैं, और तीनों का, ये दोनों का मास भी बराबर दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F रिक्वायर्ड टू मूव इट विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस। कितना है मालूम नहीं है, कुछ तो होगा क्योंकि वेलोसिटी में जा रहा है, म्यू आर एम। इसके नीचे इट शुड बी म्यू टू एम जी, क्योंकि ब्लॉक दूसरा है तो म्यू अलग हो जाएगा। इसके नीचे म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज 2mg, लेकिन कौन सा म्यू लेंगे, म्यू1 की म्यू2, म्यू1 इज 2 म्यू1 mg। सो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन F मस्ट बी 2 म्यू1 mg एंड दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या बात समझ में आया? Yes। अगर नीचे B ऊपर A होता तो ये 2 म्यू2 mg होता, दैट इज 32 न्यूटन हो जाता, है कि नहीं? आद्या साहब, मेरे को पूछो, नहीं समझ में आता तो खुशी को पूछोगे तो क्या बताएगी? हाँ, समझ में आया है वाला? तो बस एक दो ठो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेराइटी देख लेते हैं। पहला हुआ कि कोई एक इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक ऐसे रखा है और ये एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो ये एक्सीलरेट करके नीचे आता है। और आपको मालूम है कि द एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन इज गिवन बाय म्यू जी, सॉरी इट वाज g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला था g sin थीटा माइनस थीटा 0 बाय cos थीटा 0। ये था फॉर्मूला। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑन ए दूसरे पेज में जाते हैं
inclined plane on an inclination 30 degree, a block slides down with constant velocity. Block slides down with constant velocity. क्या पूछा? If the inclination is made degree, find acceleration. तो यहां पर हम कहेंगे क्वेश्चन में कि ये 30 डिग्री एंगल में इंक्लाइंड प्लेन का कांस्टेंट वेलोसिटी में आ रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कितना है 30 डिग्री। तो फिर एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला, जी साइन थीटा माइनस थीटा 0 बाय कॉस थीटा 0। यहाँ पर थीटा कितना है, व्हेन यू मेक इट 60 डिग्री, सो इट इज tan 60 sin 60 minus 30 is 30 एंड नीचे हो गया 30, सो इट इज g tan 30, g tan 30, tan 30 होता है 1/√3, सो द एक्सीलरेशन विल बी g/√3। बस 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा लूंगा, फिर आप लोग चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन है, ये सब रेगुलर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on an incline, on an incline, on an incline, a smooth block slides down in t seconds and rough block slides down in time nt, ठीक है। if inclination of plane is theta, find mu। mu का वैल्यू क्या होगा। कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे कोई स्मूथ ब्लॉक फिसल के नीचे आता है। आप जानते हो प्लेन स्मूथ है, रफ नहीं होता है, डिपेंड करता है जो स्लाइड कर रहा है। जो ब्लॉक को छोड़े, मान लो उसमें तेल लगा के छोड़े तो हो गया, उसका म्यू कम हो गया। दूसरा रफ ब्लॉक को छोड़ दे, उसका म्यू है। कोई ब्लॉक यहां से फिसल के नीचे आया, वो स्मूथ था, इंक्लिनेशन थीटा था, सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस l है, तो फॉर स्मूथ ब्लॉक आपको डायरेक्शन तो देखना है, आंसर याद रखना है। जो एक्सीलरेशन होगा क्या होगा, अरे खींचने वाली फोर्स है mg sin थीटा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा g sin थीटा। टाइम लगा t सेकेंड, मतलब हाफ g sin थीटा t स्क्वायर, हाफ g sin थीटा t स्क्वायर इज इक्वल टू l। फॉर रफ ब्लॉक एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है g sin थीटा में, ये नीचे खींच रहा है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ होगा म्यू mg cos थीटा, तो एक्सीलरेशन हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाई m। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे g इंटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। और इसको नीचे आने के लिए टाइम लगा है सेम टाइम, कितना टाइम लगा nt, कितना दूर जाने के लिए, वही डिस्टेंस आने के लिए। तो आप क्या कहोगे, हाफ g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इंटू n स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू l। इसके लिए l ये है, इसके लिए l ये, दोनों l को इक्वेट करो, यू गेट इंटरेस्टिंग आंसर, यू हैव टू रिमेंबर द आंसर। तो क्या पता चला, हाफ g sin थीटा
इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर टी स्क्वायर एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, हाफ जी टी स्क्वायर तो हो गए, क्या मिला साइन थीटा इज इक्वल टू, ये हाफ तो गया है, ये एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यहां से म्यू का वैल्यू निकाल सिंप्लीफाई करो। तो ठीक है, मैं इसको इधर ले आता हूं, ऐसे साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस 1, इसको इधर ले लिया और इसको इधर ले आया, एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, कॉस थीटा डिवाइड करिए tan थीटा हो गया, इज एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर, ये याद रखना है म्यू का वैल्यू। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इसलिए फॉर्मूला को याद रख लेना। अगर स्मूथ ब्लॉक को आने के लिए t सेकंड लगता है और रफ ब्लॉक को आने के लिए nt समय लगता है, तो म्यू इज tan थीटा इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। जब भी ये क्वेश्चन आया था उसमें थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया था, मतलब ये साइन थीटा बाई थीटा सब कुछ क्रॉस कैंसिल हो जाता, म्यू का वैल्यू होता है एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि दिया है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है और कोई दूसरा ब्लॉक है जिसका मास m2 है, और यहाँ पर इसके नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, इसके नीचे μ2 है। The two blocks are sliding down. For which of following relations the blocks slide down always being in contact, ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हुए नीचे आएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हुए नीचे आएंगे। कंडीशन दिया क्या है, पहला दिया है m1 must be more than m2, m1, दूसरा दिया है μ1 m1 must be greater than μ2 m2, तीसरा दिया है μ1 must be less than μ2, चौथा दिया है μ1 must be greater than equal to μ2। तो इनमें से कौन सा केस में दोनों ब्लॉक नीचे तो आएंगे लेकिन हरदम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। कांटेक्ट में रहने के लिए ये जितना एक्सीलरेशन में भागेगा उसको उतने ही एक्सीलरेशन में भागना है। अगर हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन इज गिवन बाय g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, दोनों के लिए थीटा बीटा बराबर है, जिसका म्यू ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम। अगर μ1 कम हो गया इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा, ये सड़क से निकल जाएगा। μ2 ज्यादा हो गया तो धीरे धीरे रह जाएगा, दे विल सेपरेट। जल्दी जल्दी आने के लिए μ1 को ज्यादा होना है ताकि ये धीरे धीरे आने की कोशिश करेगा, μ2 को कम होना है ताकि जल्दी आने की कोशिश करेगा, हरदम इसके पीठ पे बैठा रहेगा। सो μ2 मस्ट बी लेस देन μ1, और इक्वल हो गया तब भी मिलके आएंगे। सो सही करेक्ट आंसर क्या हो गया, μ2 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू μ1। करेक्ट ऑप्शन इज दिस। क्या बात समझ में आया? यस सर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कोई एक वाल है, मैं जैसे बताया कि देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे हुआ यूं है कि कोई एक लेडर को यहाँ पे रखा गया, दिस इज लेडर, रेड लेडर। अब ये लेडर यहाँ पे है, दिया क्या है इसमें, दिया क्या है, लेडर इज एट रेस्ट, और यहाँ पर दिया है μ1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे μ2 है। In which case
cases the ladder can be at rest. नीचे कौन से केस में μ1 0 है, μ2 नॉट 0 है, μ1 not 0, μ2 not 0, μ1 is not 0 but μ2 is equal to 0, μ1 is equal to 0, μ2 is equal to not 0, है ना। ऐसा करके 3 केस दिया। इनमें से कौन सा केस में लेडर कैन बी एट रेस्ट? सोचना है। लेडर को रेस्ट में रहेगा तो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस? You know the different forces acting on the ladder are the weight, एक नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन, और ऊपर वाला हिस्सा लेडर का नीचे फिसलने की कोशिश कर रहा होगा तो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स। नीचे वाला हिस्सा इधर फिसलने की कोशिश कर रहा होगा तो देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स। μ1 0, μ2 0, μ1 भी 0 नहीं है, μ2 भी 0 नहीं है, मतलब दोनों रफ है, तो ये हाँ हो सकता है, सिग्मा एफ 0, सिग्मा एफ 0 हो सकता है। Can be at rest, ये can be a possible case। μ1 is not 0, μ2 is equal to 0, μ1 0 नहीं है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, μ2 0 है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो गया। ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो रह सकता है कि हाँ दिस इज इक्वल टू दिस, सिग्मा एफ भी 0 होगा, सिग्मा एफ भी 0 होगा, ये भी हो सकता है। तीसरा केस में μ1 is 0, मतलब μ1 0 है, मतलब नीचे वाला फ्रिक्शनल फोर्स गायब है। क्या बाकी सारे फोर्स इसको रेस्ट में रख सकते हैं? रेस्ट में रहने के लिए सिग्मा एफ 0 होना चाहिए, सिग्मा एफ 0 होना चाहिए। सिग्मा एफ को 0 करने के लिए ये तो दिख रहा है, उसको काउंटर करने के लिए कौन है? कोई नहीं। सो अगर μ1 0 हो गया तो ये रेस्ट में नहीं रहेगा। क्या बात समझ में आया? तो दे विल गिव यू कंडीशंस लाइक दिस। ठीक है, अब मैं कुछ वेराइटीज क्वेश्चन बना के आपको दे दूंगा वन लाइनर फॉर्म में, आप इसको पक्का कर लेना। ठीक है, तो फ्रिक्शन के ऊपर देयर इज अनलिमिटेड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, आई सेंड यू सम मोर क्वेश्चंस, और उसको फिर तुम लोग कर लेना, फिर उसका डाउट मुझे पूछ लेना। अब हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर। फ्रिक्शन यहाँ पर खत्म होता है। जय हिंद। जय हिंद।